आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद टीसी जाट पर स्वागत है। पेश है 7 मिनट धमाका पार्ट 4। आइए पढ़ते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 2। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1। 18वीं सदी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन्हीं 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 1। देश में भोजन की मांग में वृद्धि हो गई। 2। शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि हो गई। 3। मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पाद महंगे हो गए। प्रश्न 2। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन से तत्व सहायक हुए। उत्तर व्यापार, पूंजी, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। 4 अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। प्रश्न 3। रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या थे। उत्तर ये इस प्रकार के मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इन्हें रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहने का कारण चीन से इन मार्गों द्वारा ही सिल्क का निर्यात होता था। इस कारण इन मार्गों को रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग कहा गया। प्रश्न 4। भारतीय कृषक वैश्विक आर्थिक महामंदी से किस तरह प्रभावित हुए। उत्तर कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से कमी आई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। इससे कृषक कर्ज में डूब गए। 2। कच्चे पटसन की कीमतों में 60% से भी अधिक गिरावट आने से किसान बुरी तरह प्रभावित हुए। 3। किसानों के अत्यधिक मात्रा में कर्ज में डूब जाने से इनके सोना चांदी के आभूषण बिक गए। जमीन सूदखोरों के पास गिरवी रख दी गई। प्रश्न 5। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई। उत्तर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिन्होंने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न 5। युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किन किन संस्थाओं की स्थापना की गई। उत्तर युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थायित्व एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति बनाए रखना था। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनी सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई, जिन्होंने 1947 में औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। प्रश्न 6। कॉरन लॉ क्या था। इसे क्यों समाप्त किया गया। इसकी समाप्ति के क्या परिणाम हुए। उत्तर जिस कानूनों के तहत ब्रिटिश सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाई थी उन्हें कॉरन लॉ कहा जाता है। बड़े भूस्वामी के दबाव में सरकार ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाई थी। तो कॉरन लॉ के लागू हो जाने के बाद पश्चात खाद्यान्न पदार्थों में ऊंची कीमतों को समाप्त करने के लिए जनता ने सरकार को मजबूर कर दिया। इसे कॉरन लॉ के समाप्त होने पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी आई तथा ब्रिटेन की खाद्य समस्या दूर हो गई। प्रश्न 7। केनाल कॉलोनी या नहर बस्ती से क्या अभिप्राय है। उत्तर 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने
के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे कि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कनौल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। प्रश्न 8, आधुनिक काल से पूर्व का विश्व 16वीं शताब्दी में तेज गति से सिकुड़ता गया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों ने एशिया के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था तथा पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक पहुंच गए थे। 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली एवं स्पेनिश सेनाओं की विजयों का क्रम प्रारंभ हो चुका था तथा उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए थे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि 16वीं सदी में यूरोपियन लोग विश्व के विभिन्न भागों तक पहुंच चुके थे। प्रश्न 9, लचीली विनिमय दर क्या है? उत्तर, इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। इसे लचीली या परिवर्तनशील विनिमय दर कहते हैं।